हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल एकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल तक कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ द लेयर इनसाइड द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर वाली साइड जो लेयर होती है दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली लेयर जो है दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने वाइट कलर से बनाई। तो ये पूरे सेल को जो है सराउंड करती है। ठीक है, जैसे कि सेल वॉल जो होती थी वो कहीं कहीं पार्ट्स पे ब्रेक भी होती थी, जहाँ पे हम जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे एब्सेंट होती थी, जैसे कि प्लाज्मोडेस्माटा होती थी पे एब्सेंट होती है वो, लेकिन ये पूरे के पूरे सेल को कवर करती है। ठीक है, और एक और बात, ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में भी होती है। ठीक है, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए आउटर मोस्ट सेल ये होगी। ठीक है, तो उसके बाद इट इज़ द थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सराउंड करती है सेल को। अब थिन है बिल्कुल, क्योंकि ये लिपिड्स बाइलेयर की बनी होती है। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उससे पता चलेगा। और जो सेल वॉल होती है आपने देखा उसमें अलग अलग लेयर्स होती है तीन, जैसे हमने पढ़ा पहले मिडिल लैमेला, प्लाज्मा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि प्लाज्मोलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, मतलब ये किसका बना होता है। It mainly consists of the two parts. First is the protein and the second is lipids. अब इसमें क्या होता है, देयर इज़ डिफरेंस इन मतलब कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अलग अलग जो सेल्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रोटीन और लिपिड्स का रेशो होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इफ़ यू सी दैट, तो हमें क्या मिलता है कि हम 40% जो होता है वो प्रोटीन होता है एंड 60% इज़ लिपिड। अब प्रोटीन्स की टाइप्स क्या होती है, इसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक तो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन होता है। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेरिफेरल, उसमें दो तरह के प्रोटीन देखेंगे। एक पेरिफेरल होगा जो कि ये जो एक बैग, मतलब इसमें मेनली ये लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ लिपिड्स किस तरह के होते हैं। तो लिपिड्स जो होते हैं ना, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द लिपिड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जैसे लेसिथिन वगैरह। तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये मेजॉरिटी पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दूसरे कुछ लिपिड्स होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिपिड जो कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, स्टेरॉल्स होते हैं कोई से, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द रिजिडिटी। और जो बाकी लिपिड बचता है वो ट्राइग्लिसराइड या कॉमन फैट्स की फॉर्म में होता है। और इसमें कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और हो गए प्रोटीन। अब हम मेजॉरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फॉस्फोलिपिड देखेंगे, तो क्योंकि मेनली इसी का बना होता है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड जो होता है ना, अब अगर हम डायग्राम से देखें तो फॉस्फोलिपिड जो होता है मेनली दो पार्ट का बना होता है। एक होता है इसका हेड, जिसको हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं क्योंकि इट इज़ अ वाटर लविंग। दूसरा है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल जो कि वाटर मतलब वाटर से दूर भागती है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें दोनों पार्ट होते हैं उसको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं। ठीक है, एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसको ध्यान से देखें। ठीक है, दिस इज़ द हाइड्रोफिलिक हेड एंड दीज आर दी हाइड्रोफोबिक टेल्स। अब हाइड्रोफोबिक होगी तो इट विल मतलब जो वाटर से दूर भागेगी। तो और ये कनेक्टेड होती है, जो कि ये मैंने जिस कलर से बनाया हुआ तो येलो कलर से, ये ग्लिसरॉल बैकबोन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स दीज आर कनेक्टेड टू ग्लिसरॉल बैकबोन। ठीक है, तो ये है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। अब फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसी से आपका ये जो है सेल मेम्ब्रेन ये बनी होती है मेनली। अब जैसे मैंने इसको फिर क्या किया, यहाँ पे ये एक लेयर होती है इसकी, एक ये वाली लेयर बनी ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली लेयर बनी। ठीक है, इनने अपने आप को कैसे टेल टू टेल इनने कनेक्ट किया अपने आप को। ठीक है, तो ये एक पूरी लेयर बन गई। दिस इज़ नॉन एज द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो दिस इज़ द डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है डायग्राम। तो अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर, अगर हमको स्ट्रक्चर पूछा जाएगा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया लिपिड बाइलेयर, जिन्होंने अपने आप को अरेंज किया होता है, जिसमें ये अपनी टेल जो होती है इट इज़ फेसिंग ईच अदर एंड देयर हेड जो है
इट इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम दी ईच अदर टुवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट। अब ये आउटसाइड, दिस इज़ आउटसाइड, मतलब ये सेल वॉल की तरफ है, दिस इज़ इनसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाटर होता है और यहाँ पे भी वाटर होता है। कैसे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे प्लाज्मोलिसिस आपको पता होगा, उसमें क्या होता है, वाटर बाहर वाली तरफ आ जाता है, बाहर निकल जाता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वाटर हो सकता है, अंदर भी वाटर हो सकता है। इसलिए जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं ये आउटसाइड करते हैं, मतलब आउटसाइड की तरफ फेस करते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती है वो इनसाइड, ये अपने एक दूसरे को मतलब के तरफ फेस करती है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सेल को कवर करती है ये वाली लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इसमें लिपिड बाइलेयर का बना होता है और इसमें बीच में प्रोटीन घुसाए होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है आपके पास प्रोटीन, जो कि प्रोटीन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं इसमें। पेरिफेरल प्रोटीन होता है, जैसे कि ये वाला प्रोटीन, ठीक है, जैसे मान लो ये ग्लाइकोलिपिड है ये, इसी तरह आपके पास प्रोटीन भी होता है जिसको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। जैसे ये है, ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये बाहर है सेल मेम्ब्रेन के। दूसरा होता है आपके पास इंटीग्रल प्रोटीन, जैसे कि ये पूरा एम्बेडेड है इसके अंदर, आर पार जाता है, ठीक है। देन इसी को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि पूरे मेम्ब्रेन के आर पार जाता है, ठीक है। उसके बाद और दूसरी चीज़ें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, मैंने आपको बताया थोड़े फॉर्म में, ये जो येलो कलर में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे वाइट कलर में, यहाँ पे येलो कलर में। तो ये वाइट कलर में जो है दिस इज़ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और उसके बाद शुगर, जैसे कि पॉलीसेकेराइड कुछ होते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो हम ये आराम से बना सकते हैं। हमने क्या करना है, जैसे लाइन में खड़े कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स है, ये लाइन में खड़ा कर दिया उनको, फिर उनको ही उल्टा कर दिया, ठीक है, बन गई लिपिड बाइलेयर। बीच में टीचर्स को खड़ा कर दो और ये पीछे पीछे आपके फ्रेंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका मॉडल देखेंगे, ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स ही, ये वही आपके पास फॉस्फोलिपिड, ये ज़रूरत नहीं है इसकी करने की, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाई थी। अब इसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसको सबसे वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल, वाइडली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। दूसरी क्या बात है इसमें, अगर आप देखें कि इसमें जो ये पूरा सेल वॉल सेल को कैसे कवर करता है, अगर आप इसको देखें, जैसे पूरा का पूरा सेल है, दिस इज साइटोप्लाज्म, तो इसका मतलब पूरा हाइड्रोफिलिक जो हेड होते हैं इसके बाहर वाली तरफ होते हैं, और ये आ गया यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, मतलब आउटर पार्ट, यहाँ आ गया आपके पास सेल वॉल। तो ये पूरे के पूरे सेल को इस तरह कवर करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। तो ये था स्ट्रक्चर। अगर इसका फॉर्मेशन पूछा जाए, क्योंकि सेल वॉल का फॉर्मेशन आया हुआ है तो इसका भी फॉर्मेशन आ सकता है। अब हमको पता चल गया इसका स्ट्रक्चर किससे बना है, तो इसलिए हम फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, लिपिड, जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसका फॉर्मेशन, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ द फॉस्फोलिपिड, सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बनेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस जो कि मेन कंपोनेंट होता है, इसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है उसका वो गोल्गी बॉडी में चली जाती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ पे, हमको बाहर वाली तरफ चाहिए, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड जो है तैयार हो गया, फॉस्फोलिपिड तैयार होगा, फिर हमने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या लिपिड बाइलेयर भी कह सकते हैं, उसको बना लिया हमने। मतलब फॉस्फोलिपिड जो ये गंजे थे हमारे पास, इनको भेजा हमने लास्ट में यहाँ पे, तो इन्हें अपने आप को अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, ये टेल्स मिलाई इन्होंने, ठीक है, बस अरेंज कर दिया इन्होंने अपने आप को। देन देयर इज़ एन इंसर्शन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद जो भी प्रोटीन थे, जो पेरिफेरल प्रोटीन थे और जो ट्रांस प्रोटीन थे, ट्रांस मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन, वो एम्बेडेड हो गए इसमें। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी आ गया इसमें, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये इसके ऊपर, ये भी इसका स्ट्रक्चर भी, मतलब ये भी ऐड हो गया इसमें। तो आपका फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इज़ रेडी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी कैसे होता है ये, अगर ये बाकी नोट्स में दिया हुआ है, हमने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये इसकी एक दो लाइन की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले फंक्शन। अब इसका मेन फंक्शन हमको पता है कि ये इन और आउट जो मूवमेंट ऑफ दी मॉलिक्यूल्स होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ें बाकी तो ये सेम ही है कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई गेस क्या लिखा है मैंने,
और उसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल। अब सेल वॉल की सिंथेसिस, क्योंकि सेल वॉल में हमने जब स्ट्रक्चर देखा था सेल वॉल का, तो सेल मेम्ब्रेन से ही हमारे पास जो हमने उसमें जो चीज़ देखी थी सेल वॉल में सेलुलोज वगैरह, वो यहीं से बन के उसमें चले जाता है। ठीक है, सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती थी वो सेल मेम्ब्रेन में होती थी और बाकी हेमीसेलुलोज वगैरह वो साइटोप्लाज्म में बनता था। ठीक है, अब इसकी मेन जो चीज़ है ये परमिएबिलिटी, जो कि रेगुलेट करती है मूवमेंट को इसमें थ्रू, मतलब इनसाइड और आउटसाइड। अब ये होता कैसे? अगर परमेबिलिटी हमसे पूछा जाए तो हम ये भी कह सकते, हम मतलब ये सब इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, मैंने बताया आपको दिस इज़ एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब ये है वाटर लविंग, ये जो लिपिड बाइलेयर होती है ये है हाइड्रोफोबिक, मतलब ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, सबसे पहले जो गैशियस सब्सटेंसेस होते हैं ऑक्सीजन वगैरह, ये फास्टली मूवमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, इथेनॉल, ये भी आराम से आ जाएगा क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर होगी ये इसको ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद लार्ज नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे बेंजीन वगैरह, ये भी आराम से, ये स्लोली, इसकी मूवमेंट स्लोली होगी। उसके बाद लार्ज पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, ये इसकी मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये इसको मूवमेंट नहीं कर पाएगा इसीलिए। और दूसरी चीज़ जैसे कि आयंस वगैरह, अमाइनो एसिड या आपके पास जो भी पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन वगैरह चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये भी डायरेक्टली नहीं आ पाते, इसलिए इनके बाकियों का तो पैसिव मूवमेंट होता है, इसलिए इनका जो है एक्टिव मूवमेंट करानी पड़ती है थ्रू दीज प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें जो एटीपी का यूज़ होता है, मतलब एनर्जी का यूज़ होता है। तो ये था फंक्शन ऑफ हम किसका, सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म पे क्वेश्चन आया हुआ, जब हमने अभी PYQs देखा है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, इसका केमिकल कंपोजिशन इसकी, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या है इस, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म पे जैसे मैंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए साइटोप्लाज्म पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये देखो, ये जो डायग्राम है इसमें हम देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म। अब जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो सारा का सारा पोर्शन, जो सारा का सारा लिविंग पोर्शन जिसको कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। सारा का सारा लिविंग पोर्शन, ऑल द लिविंग पोर्शन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स ऑल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ऑल अदर ऑर्गेनेलीज ऑल्सो। ठीक है, दैट इज़ दी प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इट इज़ द जेल लाइक सब्सटेंस, जो जेल लाइक वाटर सब्सटेंस है ना, ये वाला एक सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो जेल वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस इज़ दी व्हाट, दिस इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब हमको बाकी डेफिनेशंस हमको अलग लिखनी है। डेफिनेशन क्या लिखनी है, अगर आपके पास प्रोटोप्लाज्म आएगा, इट इज़ द लिविंग पोर्शन दैट मेक्स अप द सेल, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म और एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में सारी चीज़ें, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह, एंड द अदर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ द जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, इट इज़ द जेल लाइक सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल। ठीक है, और जो किस किस के बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट होता है ना, ठीक है, जिसमें आपके पास सेल ऑर्गेनेल फ्लोट करती है, तो वो वाटर जो जेल लाइक सब्सटेंस, दैट इज़ दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये डिफरेंस पता चल गया। बाकी दूसरी चीज़ जो हमने क्वेश्चंस देखे थे आगे, जो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दिस साइटोप्लाज्म इट इज़ द सबसेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब हम जो केमिकल कंपोजिशन देखेंगे वो बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि आपके पास साइटोप्लाज्म जो है वो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको प्रोटोप्लाज्म पूछा जाएगा या साइटोप्लाज्म पूछा जाएगा, बिल्कुल ये चीज़ लिख देना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह, RNA DNA, ये स्पेसिफिकली
प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस वगैरह इसके अंडर नहीं आता साइटोप्लाज्म के। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज़ ओनली द जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन बस इसको चीज़ को हटा देना है। और ऑल्सो सम mRNA या जो tRNA वगैरह ये फ्रीली फ्लोट करते हैं या राइबोसोम के ऊपर होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी सब्सटेंसेस जो है वो सेम है, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन अगर हमको पूछे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वाटर जो सबसे ज़्यादा है, वाटर इतना पार्ट है इसका। उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं, जैसे कि सोडियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम है। अब ये किस किस में यूज़ होते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने के लिए। उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड रेड में क्यों बताया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड सिर्फ हम प्रोटोप्लाज्म में अगर लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, साइटोप्लाज्म में हम इसको अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद विटामिन्स, हार्मोन्स, ये तो हर पूरे साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो हर दोनों में हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है ये सब चीज़ें। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एंजाइम्स। ठीक है, जो भी एंजाइम्स होते हैं सेल में ये साइटोप्लाज्म में होते हैं मोस्टली। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल वगैरह, मेलानिन, ये प्लांट्स में होते हैं। अब ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये ऑल्दो कि थोड़ा इसके अंदर होता है, किसके अंदर, आपके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, बट स्टिल वी कैन से। उसके बाद क्या है, प्रोटीन जो किस में हेल्प करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट में हेल्प करता है, और जो एंजाइम्स बनाने में, एंजाइम को कैटालाइज करने में। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे स्टार्च वगैरह एनर्जी में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड हमने देख लिया, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि एटीपी वगैरह, दीज फॉर्म द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म और द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम ही हम लिखेंगे। सबसे पहले विस्कोसिटी मतलब कितना वो फ्रीली मूव कर पाता है, मतलब कितना थिक है वो सब्सटेंसेस, जो उसको रेजिस्टिविटी जो होती है ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो, दैट इज़ नोन एज विस्कोसिटी, कितना थिक है वो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होती है इसमें, जो कि हेल्प करती है इसको शेप और इसको इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है। देन द सरफेस टेंशन इसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको इट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, मतलब अगर डिफॉर्मेशन होगी तब भी ये शेप मेंटेन करता है। जैसे मान लो अगर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा तो तब भी ये अपनी शेप को रिगेन कर सकता है या मेंटेन करके रख सकता है। उसके बाद एडिशन क्या मतलब, ये सेल टू सेल को कनेक्ट करने में हेल्प कराता है। ठीक है, सेल जो होते हैं वो आपस में दे स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, देन दे कैन हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है विच हेल्प टू इन ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म हमारी हेल्प करता है। देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे कि इट एब्जॉर्ब द लाइट, और उसके हेल्प से अलग अलग चीज़ें होती है। दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसका फंक्शन नॉर्मली क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। जो भी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसमें फॉर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म वी कैन से वो हेल्प करता है। सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट करवाता है ये, और सेल की जो अलग अलग मूवमेंट होती है, पूरे सेल का जो मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ये भी इसी की वजह से। सेंसेशन इसकी वजह से होती है अलग अलग तरीके की, और स्टोरेज भी इसमें होती है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलती है इसकी वजह से, और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है हमको, वैसे तो एक एक दो वर्ड हम खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। उसके बाद आगे हम ऑर्गेनेलीज़ की बात करें। अब जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ ऑर्गेनेलीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आया हुआ है पीछे। ठीक है, तो उसी लाइन पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी करेंगे और इसके साथ भी क्लोरोप्लास्ट को भी करेंगे, क्योंकि बहुत ये साथ में इनकी बात होती है, और ये बहुत एक ही तरह के ऑर्गेनेलीज़ हैं। ठीक है, एक तरह के ही हैं। तो अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर डेफिनेशन आए तो व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया आर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल बॉडी, जो कि इसमें दो कंसेंट्रिक जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर की होती है ना, लिपिड बाइलेयर को ही यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सिंपली क्यों कहते हैं, बिकॉज इट जनरेट्स एटीपी जनरेट करता है कि थ्रू सेल रेस्पिरेशन। कैसे करता है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, और जो दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास साइटोप्लाज्म, और इसको ये क्यों कहते हैं,
ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, हम आगे पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर से अगर देखें तो दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आउटर मेम्ब्रेन है, ये ऑलमोस्ट 60 एंगस्ट्रॉम की होती है। वैसे ये ज़रूरत नहीं इसकी करने की, बट स्टिल पता, थोड़ा सा बहुत पता होगा तो ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिखना होगा, आप ये डायग्राम बनाएंगे और ये चीज़ें लिखेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर इनर मेम्ब्रेन होगी, और इनके बीच में स्पेस जो होगी उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये 20 से 60 एंगस्ट्रॉम की होती है, और इस तीनों को क्या कहते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप, ठीक है। ये एनवेलप डी क्यों लिखा मैंने, एनवेलप, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप कहेंगे। उसके बाद जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है इसकी, वो उसमें फोल्डिंग्स होती है, जैसे इनवेजिनेशंस जिसको बोलते हैं। ये इस तरह का जो इनवेजिनेशंस होती है, फोल्डिंग्स होती है, दिस इज़ नॉन एज द क्रिस्टिया, ठीक है। इसको कहते हैं हम क्रिस्टिया। अब क्रिस्टिया जो होती है, दिस इज़ द इन्वेजिनेशन। ये हम आगे क्रिस्टिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, ये मैट्रिक्स कहेंगे इसको। और इसके बाद इसका अपना डीएनए भी होता है, जैसे इसका होगा वैसे क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है। ऑल्दो इट इज़ सर्कुलर इन शेप, ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है, तो ये सर्कुलर शेप में होता है इसका। इसमें थोड़े से फ्यू जीन्स होते हैं। तो सबसे पहले ये 5 पार्ट आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर में लिखने हैं और ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इट इज़ स्मूथ एंड पोरस, और ये पूरे के पूरे ऑर्गेनेली को इनक्लोज करती है, मतलब पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को इनक्लोज करती है। इट कंसिस्ट ऑफ द पोरिन प्रोटीन होते हैं इसमें, जो कि दैट अलाउज इट्स टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अंदर बाहर आने में मॉलिक्यूल्स में को हेल्प करता है। देन वी हैव इनर मेम्ब्रेन, इट इज़ हाईली फोल्डेड और वी कैन से द कन्वोलेटेड एंड फॉर्म्स क्रिस्टिया। जब ये फोल्ड हो जाता है उसको हम क्रिस्टिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टिया की वजह से सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है इसका, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इसको सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जो सरफेस एरिया क्रिस्टिया के ऊपर ही होती है, ठीक है। देन इट इज़ इम्परमेबल मोस्टली एंड इट इज़ परमेबल टू द मॉलिक्यूल्स एंड आयन, जो कि इसको हेल्प करता है, मतलब इस मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर जाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ऑक्सीडोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है इसको, मतलब एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद इसमें एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि NADH डिहाइड्रोजनेज होता है, BC1 कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये सारे इसमें एंजाइम होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। उसके बाद होता है क्रिस्टिया। अब क्रिस्टिया जो होता है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इमेजिनेशन, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले ये बस इतना काफ़ी है कि ये फोल्डिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये वाला कम्प्लेक्स होता है F1 F0 कम्प्लेक्स, ठीक है। तो F0 F1 कम्प्लेक्स जो होता है, इसमें ATP सिंथेसिस होती है यहाँ पे इस पे, ठीक है। तो ATP सिंथेसिस यहाँ पे होती है। ये किसका बना होता है, ये इनर मेम्ब्रेन बाहर आई होती है, ठीक है। इन्वेजिनेशन इसकी फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की, तो ये आउटर मेम्ब्रेन बाहर से, ठीक है। तो इसमें ये इंटर मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें इंटर क्रिस्टियल मेम्ब्रेन होती है और पेरिफेरल स्पेस होती है, ठीक है। ये F0 F1 मॉलिक्यूल्स ही हमारे पास ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हम ATP सिंथेसिस पढ़ेंगे जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। जो अंदर वाला ये ब्लू वाला पोर्शन है, दिस इज़ द मैट्रिक्स। अब इसमें मैट्रिक्स में क्या होता है, जो कि हमारी कर्ब साइकिल, या हम कह सकते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे इसमें मिलते हैं, ठीक है। और क्रिस्टिया का जो फंक्शन होता है, जो भी इसमें हमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है इसमें, और जो भी इसमें चीज़ें चाहिए होती है वो मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होती है। इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, कुछ एडिशनल प्रोटीन होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, ठीक है, ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, जैसे कि स्मॉल सर्कुलर DNA होता है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ ही माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए मतलब कोड करता है, कोड इन द सेंस कि मतलब उनको कंट्रोल करता है। बाकी मेनली जो होते हैं वो न्यूक्लियर DNA ही कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। दिस वाज अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डिफरेंस आया हुआ है, जैसे एक बार हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखें तो वी हैव, दिस इज़ द स्मूथ मेम्ब्रेन। ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है और इसमें पोरिन प्रोटीन होता है, जैसे मैंने बताया अभी, फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इसके अक्रॉस होता है इसकी वजह से,
तो ये जो होती है इट इज़ हाईली कॉन्वोलेटेड, फोल्डेड होती है, क्रिस्टिया जो कि सरफेस एरिया वही बताती है। और इसके बाद प्रोटीन जो होते हैं इसमें परमिएज होता है, ठीक है, जैसे इसमें पोरिन प्रोटीन होता है वैसे इसमें परमिएज होता है जो कि दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट मूवमेंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें मोस्टली 50% प्रोटीन होता है, 50% लिपिड होता है, ठीक है। इसमें 80% प्रोटीन होता है और 20% इसमें लिपिड होता है। और इसमें जो लिपिड होता है लार्ज अमाउंट जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल की होती है, और इसमें कार्डियोलिपिन जो होता है वो कम होता है, या वी कैन से कम होते सॉरी एब्सेंट होता है, नो कार्डियोलिपिन होता है इसमें, ठीक है। इसमें एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है दैट इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कार्डियोलिपिन ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, लिपिड में, ठीक है, लिपिड की ही एक टाइप है। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होता है या नो कोलेस्ट्रॉल होता है, और एंजाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहीं पे होती है, इट इज़ एंजाइमेटिकली रिच। उसके बाद फंक्शन अगर देखें तो इसमें इट लैक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके पास होता है तो इसमें हेल्प करता है, इसमें नहीं होता, ठीक है, डिफरेंस है। उसके बाद परमिएबिलिटी में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये नॉन स्पेसिफिक परमिएबल है टू ऑल लो मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट। जो लो मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट होते हैं उनको ये नॉन स्पेसिफिकली मतलब सबको आने देता है, मतलब फ्रीली परमिएबल, लेकिन ओनली टू द लो मॉलिक्यूल वेट सोल्यूट, ठीक है। इट इज़ इम्परमिएबल, ये इम्परमिएबल होता है और सिर्फ कुछ ही ट्रांसपोर्टर को ये आने देता है, ठीक है। और दैट इज़ इट इज़ हाईली सिलेक्टिव, ठीक है, ये समझ आए, ये नॉन सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है। उसके बाद इट कनेक्ट्स विद साइटोप्लाज्म, अगर हम देखें बाहर वाली साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट करती है, अंदर वाली जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दी, नहीं अभी और है, अभी हम देखेंगे फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन। सबसे पहले हमको पता है कि मेन फंक्शन जो है एटीपी प्रोडक्शन है, ठीक है। अब मेन फंक्शन ये है, बाकी थोड़े बाकी फंक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है कैसे, थ्रू ऑक्सीडोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जो कि कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन पे होती है। अब इसमें एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कैसे होती है, जो एनर्जी हम रिलीज़ करते हैं ना वो कैसे करते हैं, हमको पता है कि हम फूड को जो भी न्यूट्रिएंट को उसको यूज़ करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके बाद उसमें क्या करते हैं, प्रोटीन ग्रेडियंट जनरेशन बनते हैं, मतलब हम वी जनरेट द प्रोटीन प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है ना और इसके मैट्रिक्स में, तो हम इसमें प्रोटोन ग्रेडियंट बना देते हैं जिसकी वजह से एटीपी जनरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लक्स होता रहता है प्रोटोन का, ये जो F0 F1 पार्टिकल होता है यहाँ से, जिसकी वजह से एटीपी बनता है, ठीक है। जिसमें मैंने कहा कि एटीपी फॉर्मेशन हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कैसे बनता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मेन फंक्शन ये था। दूसरा है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। उसके बाद कैल्शियम रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम रेगुलेशन, इट रेगुलेट इंटरसेलुलर कैल्शियम लेवल, जिसकी वजह बाई सिक्वेस्ट्रेटिंग दी कैल्शियम आयन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से जो कैल्शियम लेवल लेना, ठीक है, उससे क्या होता है ना, एक सिग्नल सेंड करता है, ठीक है, कैल्शियम के लेवल को कम ज़्यादा करने से, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प करता है। और उसके बाद क्या करता है, ये जो सिग्नलिंग होती है इट एक्ट्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़, या तो इसके फॉर्म में या तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैल्शियम ट्रांसपोर्टेशन या कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद होता है एपोटोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, सेल जो होता है ना ये एक मतलब प्रोग्राम सेल डेथ कह सकते हैं इसको, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसकी वजह से डीजनरेशन हो जाती है, एपोप्टोसिस, ठीक है, दिस इज़ द वर्ड। उसके बाद है हमारे पास लास्ट में इट हेल्प्स इन थर्मोजेनेसिस, मतलब एनिमल्स में क्या करता है, हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आपके पास जो कि आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो फॉर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऐसे तो हमको यही पता होता है, इसमें मेनली ये होता है, बाकी ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया।